आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत संजीव कुमार भाटिया इनकी कुंडली के साथ उपस्थित हूं। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। एक जन है मेरे, कुछ नाम है उनका, नाम तो नहीं बताऊंगा, पर उन्होंने बात कही थी कि पंडित जी आप पंचांग जो बताते हो वो, और कई बार जो आप कुंडली बनाते हैं, विश्लेषण जो करते हैं, उसमें वो जो प्रॉपर होता है, जैसे ये जो जिनकी कुंडली है ये रविवार को जन्मे है, तो उससे मुझे क्या फायदा होगी, मुझे इससे कैसे लाभ मिल सकता है। मैंने कहा कि इस वजह से आपको लाभ मिल सकता है कि आपके घर का बच्चा 7 वार में से कोई एक वार को ही जन्मेगा। अगर सातों जान जाएंगे तो उसके व्यक्तित्व के बारे में आप पता लगाना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, है कि नहीं बात। इस वजह से हमें जो है ये 2700 नक्षत्र, 7 दिन, 9 ग्रह, 12 राशियां और 4 चरण, इनका पता होना आवश्यक होता है। क्या पता आपके घर में कोई ऐसा दिव्य पुरुष उत्पन्न होने वाला है या हो गया है जिसको आपने अभी तक समझा नहीं है। आपके बगल में बच्चा जो खेल रहा है उसके अंदर कितनी क्षमताएं वो लेकर के पैदा हुआ है, ये चीज कुंडली दिखाने के बाद ही पता चलती है। और वस्तुतः उसके क्षमता का सही तरीके से लाभ कैसे आप उठा सकते हैं, उसकी ऊर्जा जो उसके अंदर समाहित है, ये कुंडली दिखाने के बाद ही पता चलती है और उसको समझने से ही पता चलता है। श्रावण और आषाढ़ में हुआ है, पर उस चीज को समझाने से पहले मैं आपको यहां लेके आता हूं। ये कुंडली देखिए, इस कुंडली की 5 सबसे अच्छी बातें क्या हो सकती है। सबसे अच्छी बात जो है कि लग्न में ही स्थिर राशि का निर्माण हुआ है। स्थिर राशि मतलब चर, स्थिर और द्विस्वभाव, मतलब चर प्रकृति की जो राशियां होती हैं, जैसे मेष राशि, वो चर प्रकृति की राशि है, मतलब वो चलायमान है। स्थिर यानी कि स्थिरता को प्राप्त करके, स्थिर होकर के धीरे धीरे सारी चीजें अचीव करने वाली हैं वो। और द्विस्वाभाविक का मतलब जैसे मिथुन राशि, मतलब वो न तो चलायमान है और न तो स्थिर है, मतलब उसके अंदर दोनों ही गुण समाहित होकर बैठे हैं। यहां पे ये जो राशि बनी है लग्न में, ये स्थिर राशि बनी है। स्थिरता के साथ, गंभीरता के साथ व्यक्ति का जीवन आगे अग्रसर होता रहेगा। और आपको सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि केंद्र में कितने घर खाली हैं और त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। यहां शनि बैठे हैं भगवान, और यहां चंद्रमा बैठे हैं। अब चंद्रमा 12वें भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, किसके साथ? सप्तम भाव के अधिपति के साथ। तो सप्तम भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति का मिलन कहां हुआ? भाग्य भाव में। और आप चूंकि जानते हैं कि ये बहुत अच्छा नहीं होता है जो व्यक्ति को कई बार, ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़े सवाल का और आपके समस्त लगभग सवालों का उत्तर मैं यहां पे दे रहा हूं। और कुंडली के आरंभ में जो व्यक्ति के जीवन को कई बार परेशान करने के लिए काफी हो जाएगा। और वो क्यों? क्योंकि 12वें भाव के अधिपति कुंडली के सर्वाधिक मारक ग्रह के साथ युति करके भाग्य भाव को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और नीच के जब हो जाएंगे और वस्तुतः उस पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिकता, व्यक्ति के अंदर अलग तरीके का दार्शनिक गुण जरूर होगा, गंभीरता भी होगी, पर निसंदेह वो कहीं ना कहीं प्रभावित और पीड़ित होता है अपने इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण, या कई बार उसके जीवन में ऊहापोह की भयंकर स्थिति बनेगी। अब ये बात इस बात पे निर्भर करती है कि आपकी कुंडली के चंद्रमा को बल है कि नहीं है, चंद्रमा के पास बलवती होने की स्थिति कितनी है। तो आपकी कुंडली में जरा देखना ध्यान से, आपका जन्म कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि को हुआ है, इसका मतलब है कि चंद्रमा के पास बल है। इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा और स्पष्ट सा मतलब होता है कि आप और भी ज्यादा परेशान हो सकते थे प्रभु जी, लेकिन उस चंद्रमा ने कम से कम उसको पकड़ा हुआ है और कम से कम एक पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स आपको आपके जीवन में दे रहा है, जिसके कारण आप कम से कम और भी ज्यादा डिप्रेसिव नहीं हो रहे या डिप्रेस नहीं हो रहे। नहीं तो अगर ये चंद्रमा जो कमजोर हो जाते तो आपको और भी ज्यादा तृण तृण करके मारते। हाँ, और ग्रह जब मारता है ना तो याद दिला देता है
अब इसको और भी समझते हैं। लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में 12 में जाना और यहां पे गुरु का बैठना जो पंचम और अष्टम के अधिपति है, मतलब 5वें भाव के, ये पहला भाव, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और 8वां भाव ये, तो 8वें और 5वें भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे और वो आपकी कुंडली के नवांश चार्ट में देखिए उच्च के हो जा रहे हैं और बेहतरीन स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा भी वर्गोत्तम हो जाएंगे। देखिए यहाँ भी चंद्रमा इसी भाव में और यहाँ भी चंद्रमा इसी भाव में। इसका मतलब है कि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कमजोर हो जाते, क्योंकि उनके पास पक्ष का बल पहले से है और वो वर्गोत्तम भी हो रहे हैं और इस कुंडली के लिए वो अच्छे भाव के अधिपति नहीं है, पर फिर भी उनको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ज्योतिष का सिद्धांत है कि 12वें भाव में चंद्रमा को दोष नहीं लगता है, 6ठे 8वें 12वें का दोष सूर्य और चंद्रमा को नहीं लगता है। इसका मतलब है कि ये चंद्रमा आपकी कुंडली में अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा आदि में परेशान नहीं करेंगे। हाँ, वो आपको चिंतित जरूर कर सकते हैं, वो आपको इस मामले में थोड़ी बहुत कष्ट की स्थिति में जरूर लेके जा सकते हैं कि आप में के जीवन में जो है वो फ्लक्चुएशन की स्थिति रहेगी, आप अल्टरनेटिव रहेंगे, रेगुलराइज नहीं होंगे, आप किसी भी चीज को कंसिस्टेंट नहीं कर पाएंगे। जो कंटिन्यूअस एक काम होता है, जो रेगुलर व्यक्ति करता है, वो व्यक्ति नहीं कर पाता है। या फिर कई बार मन जो है वो बहुत ही ज्यादा भ्रामक होता है, इमोशनल जो स्ट्रेंथ होती है वो कमजोर होती है, मानसिक दक्षता जो है वो परेशान करती है, प्रभावित होती है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि वहां पे विष दोष की स्थिति बन रही है और आपकी कुंडली में आपका जन्म वर्षा ऋतु को हुआ है। अब एक बात बताऊं, एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। जिसका जन्म वर्षा ऋतु में होता है उनके दिमाग में उत्पत्ति की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। अब ये दिमाग क्या उत्पन्न करता है? घास फूस तो उत्पन्न करता नहीं, विचार ही उत्पन्न करेगा। अब बहुत ज्यादा विचारों का आगमन जब दिमाग में हो जाए तो व्यक्ति सफोकेट हो जाता है। संदेह व्यक्ति को परिभाषित ही नहीं करने देता है। अगर आप किसी पे संदेह करेंगे तो उसकी परिभाषा आप अच्छे तरीके से गठित नहीं कर पाएंगे। संदेहास्पद स्थिति से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, आप उस चीज का सही तरीके से नियमन कर लेते हैं और समायोजन सही तरीके से कर लेते हैं। उसकी परिभाषा आपके दिमाग को सुदृढ़ता और आपके दिमाग में वो जो चीज है वो बहुत ही मजबूती से सामने दिख जाती है। मतलब यहाँ पे संदेह पैदा कर सकते हैं, किसी भी चीज को लेकर के व्यक्ति कंफ्यूजन में जा सकता है। मतलब आपको इस चीज पे काम करने की आवश्यकता होगी कि आपके दिमाग को किसी भी तरीके से भ्रम में न रखा जाए, आप किसी भी तरीके से अपने इमोशन को लेकर के किसी भी कंफ्यूजन में ना रहें। जिसके साथ संबंध बनाए उसको मजबूती दें, उसको वक्त दें। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में जो सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है उस पर आपने कितना फोकस होकर के काम किया है, अपने धन को लेकर के आपने किस तरीके से खर्च करना है, उसको कहाँ खर्च करना है, उसको किसे देना है, क्योंकि आपके पास वो बल थोड़ा कमजोर दिख रहा है जिसकी आवश्यकता एक साधारण या किसी भी मजबूत इंसान को होती है। अगर आप वर्षा ऋतु में नहीं जन्मे होते, यही दृढ़ प्रतिज्ञता की स्थिति अगर आपकी कुंडली में मजबूत होती, वो कब? जब आप ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होते, लेकिन आप हो नहीं। दक्षिणायन में जन्मे होने से चंद्रमा के पास अतिरिक्त अब देखो जरा विचार करो कि यहाँ पे चंद्रमा जो है वो उच्चाभिलाषी है, मतलब वृषभ राशि में वो उच्च के हो जाते हैं और अगली बार उनकी जो भाव की स्थिति बनेगी वो दशम भाव में बनेगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार एक जगह पर टिक करके काम कर ही नहीं पाता है और वो लगातार बदलता रहता है। समाज में वो प्रतिष्ठा से ज्यादा किसी भी चीज को नहीं मानता है। उसके लिए सबसे ज्यादा प्रमुखतया अगर कोई चीज है तो वो प्रतिष्ठा है और वो प्रतिष्ठापन्न होकर के समाज में अपना जीवन निर्वाह करता है। पद से ज्यादा उसको प्रतिष्ठा की भूख होती है, पैसे से ज्यादा उसको आत्मसम्मान की भूख होती है। ये आपकी कुंडली में ये उसका एक थोड़ा सा प्रभाव दिखेगा। और मैं जहां तक कहूं तो जो भी ग्रह जो उच्च के होते हैं या उच्चाभिलाषी होने लगते हैं या उच्चाभिलाषी होते हैं, वो कम से कम एक अंक उनका जुड़ जाता है इस मामले में कि वो उच्चाभिलाषी हो रहा है, तो उसके प्रभाव बढ़ जाएंगे। यानी कि अब वो आपके जीवन में नेगेटिव एस्पेक्ट ये रहे तो उसका पॉजिटिव अप्रोच ये रहेगा कि व्यक्ति अपने धन का सही जगह पे खर्च करे। दूसरे नंबर पे वो विदेशों से जुड़ करके काम करे, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि लग्नेश भी तो 12 में बैठे ना भाई जी, लग्नेश भी तो 12 में बैठे हैं और अष्टम भाव के अधिपति बैठे ना लग्न में। इसका सीधा सा स्पष्ट उत्तर होगा व्यक्ति दूर जाकर के काम करे।
क्लियर है? तो ये चंद्रमा की बात। सूर्य 12 में, कर्क के सूर्य कभी खराब नहीं होते, वो व्यक्ति को शासक वर्ग में शामिल कर देते हैं। शासकीय और भूमिकाओं में व्यक्ति को देखा जाता है, पद पे स्थित होता है, गंभीरता से अपना जीवन निर्वाह करता है, और कई बार उसके दिमाग में जो पैसे को लेकर के स्थिति होती है ना, जैसे लक्ष्मी, उसको लेकर के उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चिंता के तौर पे देखी जा सकती है, उसके माथे पे शिकन पैदा करती है। ये आपकी कुंडली में है। अगर इसको कम कर सकते हैं तो करिए। नेगेटिविटी रहती है, परेशानी बनी रहती है, काम बिगड़ते हैं, लोग आत्मबल का लाभ आप खुद नहीं ले पाते, और उसके अतिरिक्त क्या होता है? उसके अतिरिक्त होता है आपके ऊपर आपके पिता का खर्च। उसके अतिरिक्त होता है ये कि आपके ऊपर आपके समाज का भरोसा कम हो जाता है, या फिर आप कई बार अपने समाज का संपूर्ण तरीके से लाभ नहीं ले पाते हैं। पद है, प्रतिष्ठा है, सब चीज है, पर फिर भी वो समायोजन उसका सही तरीके से नहीं होता है। उसका जो एक होता है जैसे कि उसको सही तरीके से चला देना, वो कमजोर होता है। आप इस पे काम कर सकते हैं। सूर्य और शुक्र कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं पूजा में और प्रैक्टिकल जीवन में। इस चीज पे आप कितना काम कर देते हैं, ये समझना होगा। और दूसरे नंबर पे अगर एक बात कहूं तो एक बात जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर सकती है कि मैं पूजा करूं या फिर अपने काम पे ध्यान दूं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो होते हैं वो नैतिक मोरालिटी के कारक होते हैं, मोरल वैल्यू जागृत करते हैं, और वहीं शुक्र व्यक्ति को भौतिकवादिता के चक्कर में उलझा करके छोड़ देते हैं। जहां व्यक्ति कई बार अपने आप को बहुत ही उत्कृष्ट लेवल पे देखना तो चाहता है, पर शुक्र के कारण वो निचोड़ दिया जाता है। इसमें आपको काम करने की आवश्यकता। कुंडली दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो ये कर जाएंगे, ये कर जाएंगे, ये कर जाएंगे, ये फलाना, ये ढिमाका, ये हो जाएगा। बकवास की बात मैं नहीं करता। मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि ये आपको करना है, नहीं करें तो ज्योतिषी आपकी इसमें मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वस्तुतः कुंडली दिखाने का मतलब है कि आपको कहां काम करना है, चीजें कहां कमजोर हो रही हैं। भाई जी, ये समझना होगा। आपको मैं अंधेरे में तीर मारने को नहीं कह सकता। जब आपकी कुंडली के लग्नेश 12 में है, चंद्रमा को विषदोष का प्रभाव में, विषदोष के प्रभाव में देखा जा रहा है, और केंद्र के 3 घर खाली है और पंचम भाव खाली। पंचमेश लग्न में तो कम से कम आपके अंदर कृतज्ञता का भाव रहे। भाग्य भाव में शनि चंद्रमा का प्रभाव आपके भाग्य को कमजोर कर सकता है, क्योंकि भाग्य भाव में नीच के ग्रह बैठे हैं। अब एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। भाग्य भाव में अगर भाग्येश या भाग्य के कारक देख लेते हो तो भाग्य को मजबूती मिल जाती है। पर आपकी कुंडली में भाग्य का कारक तो देख रहा है, पर भाग्य के जो अधिपति हैं वो, गौर करिए, यहाँ पे नीचा विलासी हो रहे हैं। अब सेम ये चीजें उलट जाएंगी, अल्टरनेटिवली ये बदल जाएंगी। कैसे? याद करिए, मैंने चंद्रमा को क्या कही थी बात? उच्चा विलासी हो जाए तो चंद्रमा को बल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मंगल नीचा विलासी हो रहे हैं तो मंगल का प्रभाव कमजोर होगा। मतलब किसका प्रभाव आपके जीवन में कमजोर हो सकता है? तो धर्म, अध्यात्म, दार्शनिकता, प्रभाव, पितरों का आशीर्वाद, पितरों का बल, भाग्य का बल, धार्मिक क्रियाओं में जो है वो आसक्ति, और प्रवृत्ति का मार्ग ना खोल करके व्यक्ति प्रवृत्ति का मार्ग अपना करके निवृत्ति के मार्ग पे नहीं जा पाता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति में अंतर समझा दूं। प्रवृत्ति का मतलब होता है फंस जाना, और निवृत्ति का मतलब होता है निकल जाना। मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो मतलब है इसका, आपको यहाँ पे इस बात पे काम करने की आवश्यकता है कि आप कितना उलझ रहे हो। बोलते हैं ना, ये यहां से आया और ये यहां से गया, खाली लेन देन के ही चक्कर में फंसे। माल यहां से आया, माल यहां से आया, और बीच में जो उसकी यात्रा है आपके जीवन की, वो कौन करेगा? आप खाली आर्थिक रूप से लेन देन के चक्कर में फंसे हैं, या फिर पौराणिकीय दृष्टिकोण से भी आपको मजबूती मिल रही है? हमें इस बात पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वस्तुतः जो कमजोरी है वो आपके भाग्य भाव को मिल रही है, क्योंकि भाग्य का कारक तो देख रहा है। पर ध्यान से समझिएगा, एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। गुरु अकेले अच्छे नहीं होते। हाँ, गुरु अकेले अच्छे नहीं होते, उनको संग चाहिए। किसका? ग्रहों का। चंद्रमा का, शुक्र का तो नहीं, पर चंद्रमा का मिल जाए, बुध का मिल जाए, सूर्य का मिल जाए, मंगल का मिल जाए तो अद्भुत हो जाए परिणाम। पर जरा ध्यान देना, तो लग्न के अधिपति 12 में शुक्र के साथ बैठे हैं, जो मिथुन सिंह राशि की कुंडली के लिए कौन होते हैं? दशम के अधिपति। अब जरा ध्यान से समझिए,
दशम भाव के अधिपति का 12 में जाना, यहाँ भी विदेश की स्थिति बनी, यहाँ भी अष्टम भाव के अधिपति लग्न में विदेश की स्थिति बनी, और यहाँ पे भी जो है वो चंद्रमा आपकी कुंडली में शनि जैसे पापक ग्रह के साथ बैठे हैं, जो छठे और सातवें के अधिपति होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं यात्राएं करा रहे हैं। और वस्तुतः लग्नेश का 12 में जाना सब कुछ प्रमाणित कर देता है कि व्यक्ति को घर से दूर जाना चाहिए। कहाँ भाई? तो आपकी कुंडली में आपका जन्म गुरुवार को हुआ है, तो सबसे पहले तो आपकी कुंडली जो सिंह लग्न की है, रविवार और गुरुवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली के लिए 3 तारीख अच्छी रहेगी। आपकी कुंडली के लिए देवताओं में भगवान सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए, विष्णु भगवान के मंदिर की उपासना करिए, मंदिर जाकर के उनका दर्शन करिए और उनके मंदिर को धोने का काम करिए। इसके अतिरिक्त विष्णु सहस्त्रनाम, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको कर लेना चाहिए। दीपक जला करके इन दोनों स्तोत्र का पाठ किया करिए। आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है। अब बड़ी अद्भुत बात, जरा निकट से आके समझना इस चीज को। प्रभु आपकी कुंडली अश्विनी नक्षत्र में जन्मी है, इसका मतलब बड़े स्पष्ट तरीके से समझा दूं, मतलब आप सर्वांगीण हो, सार्वभौमिक हो, और आप कभी भी किसी एक चीज के लिए नहीं बने हैं। और कई बार यही चीज इतना ज्यादा आपको आतुर कर देती है कि आप अपने आप को मल्टीलिंगुअल बनाने के चक्कर में एक भी भाषा का सही तरीके से पकड़ करके उस पर पारंगतता हासिल नहीं करते। मतलब आपने काम ये भी किया है, 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 तो किसी एक चीज को पकड़ा क्यों नहीं था? और अगर आप आज भ्रमात्मक स्थिति में हैं और कहीं ना कहीं अगर अपने आप को लग रहा है कि मेरे पास इस चीज की कमी है, तो उसके पीछे के 2 कारण, यहाँ ये स्थिति कमजोर और यहाँ के अधिपति लग्न में बैठे देखे तो वस्तुतः ये कमजोर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मंगल और बुध जैसे और गुरु जैसे ग्रह का प्रभाव होगा। तो एक चीज तो व्यक्ति के पास डेफिनेटली होगी, और वो क्या है? व्यक्ति के पास ज्ञान, व्यक्ति के पास बुद्धि, व्यक्ति का चातुर्य और व्यक्ति के विलक्षण प्रतिभा का धनी होने के साथ साथ उसकी क्रिएटिविटी। ये 5 चीजें आपके पास अगर हैं तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता है। पर बात यहां अटक जाती है कि आपने उसको जिया है कितना, है कि नहीं बात? आपने उसको जिया कितना है? ये बातें जो मैं बता रहा हूं वो खाली ऐसे नहीं बता रहा, वस्तुतः आपके लग्न और नक्षत्र और भाव इन सबका जो है वो प्रभाव विकसित होने के बाद ही मैं परिणाम कर रहा हूं। ऐसा नहीं खाली कि वो चीजें हो रही हैं, क्योंकि वो मैं यहां देख रहा हूं ये लैपटॉप में यहां पे कि वो ग्रह कहां बैठे हैं और किस नक्षत्र में बैठे हैं, उसका संबंध कैसा बन रहा है। अगर मैं आपको, हो सकता है कि कई बार ऐसी चीजें बता दूं जो आपको समझ में ना आए, तो आम लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे मंगल जो है वो मिथुन राशि के अधिपति के साथ बैठे हैं, लाभेश लाभ में और एकादशवें भाव में बैठे हों, अगर लाभ के अधिपति वहीं बैठे हों, तो व्यक्ति जितनी भी चीजें प्राप्त करना चाहता है जीवन में, उसकी संपूर्ण इच्छा की प्राप्ति होगी, पर विलंब हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि लग्नेश 12 में और भाग्य का बल थोड़ा कमजोर। दूसरे नंबर पे अगर मिथुन के मंगल बैठेंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर अल्टरनेटिवली एक बहुत ही अच्छा स्कोप जागृत कर देंगे, उसके पास क्रिएटिविटी बड़ी अद्भुत और बेहतरीन तरीके की हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां भी गौर करिए, लग्नेश मंगल ही बन रहा है। और एक बात बताऊं, अब जरा ध्यान से देखना, तो ये मंगल जो है वो लग्न को देख रहे हैं, और ये मंगल जो है वो अपने उच्च की राशि से पंचमस्त बैठे हैं भाई जी। यहाँ उच्च की राशि बनी है, यहाँ मंगल जिस राशि में बैठे उस राशि के अधिपति से उसका कोई संबंध नहीं है। इस वजह से दाम्पत्य का क्षेत्र या डेली बेसिस का इनकम और डेली रूटीन प्रभावित हो सकता है, और ये कई बार दाम्पत्य के सूत्र में बंधने के बाद हो सकता है, या इसका सीधा सा असर आपकी पत्नी पे देखा जा सकता है। तो अगर आप डेली रूटीन को ठीक करेंगे तो भी आपकी आधी से अधिक समस्या यूं खत्म हो जाएंगी। मैंने क्या बात कही? कुंडली दिखाने का मेन और मूल उद्देश्य कभी भी ग्रहों के पूजा पाठ और परिपाटी को दूर तरीके से अलग करने का मतलब नहीं होता है। आप बस कौन सी चीज बदल सकते हैं, आपका फोकस यहां होना चाहिए। ये नहीं कि शनि के 20,000 जप लिए, इसके जप लिए, उसके जप लिए, और किया कुछ जो भौतिकीय धरातल है उस पर आपने कुछ किया ही नहीं, खाली मंत्र ही जपते रह गए। तो मंत्र के जप से तो काम बनेंगी, पर वस्तुतः उसके पहले आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा कि मंत्र जपने की शक्ति कैसे जागृत हो। तो डेली रूटीन जब आपका ठीक होगा तो कहीं ना कहीं उसका संबंध बनेगा, और आपके बौद्धिक स्तर पे जो बात होगी वो बहुत ही चैतन्य हो जाएगी और वो प्रबुद्ध हो जाएगी। क्लियर है? दशमांश कुंडली को देखिए तो आप खुद का कारोबार आसानी से कर सकते हैं, सरकार से जुड़ करके कोई भी कारोबार कर सकते हैं, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है, आप शिक्षक बन सकते हैं, कम्युनिकेशन बेटर है क्योंकि बुध यहाँ बैठे हैं, और यहाँ के अधिपति शनि जो हैं वो वस्तुतः आपकी कुंडली में नीच के बैठे हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूँ। यहाँ भी शनि 1 नंबर में बैठे हैं और यहाँ भी शनि 1 नंबर में बैठे हैं। ग्रह अगर दोनों ही चार्ट में, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, इसका मतलब है कि मंगल भी आपकी कुंडली में एक अवस्था के बाद ठीक हुए, और शनि तो पहले से ठीक है ही, चंद्रमा भी आपकी कुंडली में ठीक हो गए, और गुरु तो केंद्र में बैठे ही हैं। तो किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रह यश केंद्रे बृहस्पति वाली बात होगी। यहाँ की 4 ग्रह तो आपके पक्ष में वैसे ही जा रहे हैं,
और एक बात बताऊं, एक बड़ी अद्भुत बात यहाँ ये भी है, 12वें के शुक्र कभी खराब नहीं होते। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी उनकी राशि बनी है, वो नीच के बैठे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए तो वहां पे कर्क के बैठे थे, जो आपको बहुत ही ज्यादा समृद्धशय युक्त बना रहे थे, समृद्धवान बना रहे थे, समृद्धशाली बना रहे थे। क्योंकि कर्क राशि के शुक्र कभी भी कमजोरी का प्रभाव जातक पे नहीं छोड़ते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि कर्क के शुक्र जब बैठेंगे और 12वें भाव में, तो व्यक्ति सही जगह पे सही पैसा खर्च करता है। 1000 बार टोकेगा, 1000 बार रोकेगा, तब जाकर के 1 पैसे उसकी जेब से निकल सकते हैं। उग्रता रहेगी, ऐसा ऐसा नहीं है, पर फिर भी वो समझ लेता है कि मुझे कहाँ क्या करना है। ये आपकी कुंडली में ये अन्य ग्रह नहीं दे रहे, ये काम शुक्र करा रहे। विचार करने का भाव, चीजों को सही जगह पे खर्च करने का भाव, पत्नी के पीछे खर्च करने का भाव, अपने भौतिकीय सुखों पे खर्च करने का भाव, ये सारी चीजें आपकी कुंडली में शुक्र देंगे। ऐसो आराम से जीवन जीना और पत्नी के साथ आमोद प्रमोद में व्यस्त रहना, ये आपकी कुंडली में शुक्र का प्रभाव है। और एक बात बताऊं, एक बड़ी अद्भुत बात ये भी है कि आपकी कुंडली में अभी राहु की दशा चल रही है, तो ये तो और भी परेशान कर सकता है। कारण, अष्टम के राहु कभी भी अच्छे नहीं होते। अच्छे होते हैं पर किस चीज के लिए? मंथन के लिए। विचार ज्यादा करेंगे तो मारे जाएंगे। ये मीन राशि है, मीन के राहु कभी भी कष्ट देने में वृद्धि हो जाती है। वस्तुतः विचार करिए तो वो जो राहु हैं वो 12वें भाव में बैठे और आपको वो डिप्रेसिव बना रहे हैं, आपको इतना ज्यादा नीचे गिरा रहे हैं, इतना ज्यादा थॉट का क्रिएशन हो रहा है कि आप उसी उधेड़ बुन में लगे हैं। क्योंकि उस राहु पे गौर करिए, किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। और उस भाव से चौथे मंगल जैसा ग्रह बैठा, उस भाव से चौथे बुध जैसे ग्रह बैठे, तो राहु को एक अतिरिक्त बल जरूर मिलेगा बुध के कारण, पर उस राहु की कमजोरी यहां पे फिर से सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि एक पापक ग्रह भी तो बैठ रहा है। और वही राहु यहां पे द्वितीय भाव में बैठे धनु के, यहां वो गुरु के, यहां वो धनु के। इसका मतलब क्या है? यहां वो गुरु की राशि मीन में बैठे, यहां वो गुरु की राशि धनु में बैठ गए। राहु ने हर जगह गुरु को पकड़ा है। इसका सीधा और सामान्य सा मतलब है कि वो आपके जीवन में तटस्थ होकर के परिणाम करेंगे, ना तो बहुत ज्यादा अच्छे और ना तो बहुत ज्यादा बुरे, मतलब वो ठीक ठाक हैं। अब यहां तक तो ये बात रही। अब आगे आपको और लेके आता हूं। जैसे इनकी कुंडली में अभी 2030 तक राहु की दशा चल रही है, और मैंने क्या बात बताई, आपने गौर किया? आपकी कुंडली में मैंने गुरु को परिभाषित किया, चंद्रमा को पहले रगड़ा, फिर शनि को रगड़ा, सूर्य के बारे में चर्चा करी, मंगल और बुध को पकड़ लिया। अब यहां पे मैंने राहु को भी पकड़ा था। अब इन चीजों को समझने की आवश्यकता है कि दशाओं के क्रम में ये ग्रह कैसे परिणाम कर सकते हैं। कुंडली को समझने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कर सकता कि पंडित जी मैं गाड़ी का मालिक कब बनूंगा, पक ऐसा नहीं है। गाड़ी का मालिक नहीं बनना है। कुंडली को समझ के ये बात निर्भर करनी है, इस बात पे अपने आप को निर्भरता अपनी बढ़ानी है कि मैं कितना बेहतर कब कब होता जाऊंगा, कि उस लेवल पे पहुंच जाऊं कि कम से कम ये सामान्य सवाल मेरे लिए बिल्कुल ही मायने ना रखते हैं। क्योंकि ये आवश्यकता सबसे ज्यादा है कि आपने अपने ऊपर काम किया तो निस्संदेह ये सारी चीजें फिर सामान्य हो जाती हैं। सिंह लग्न की कुंडली है, ये सरकार है स्वयं, और जिसपे तो सिंह के पैर चले जाते हैं निशान, वहां तो दूसरा जानवर पैर भी रखने से डर जाता है। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आपके पास कम होगा? ये भाव आया कहां से? वो अगर भाव आया है, अगर आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो उसके पीछे के 2 कारण सिद्ध होते हैं, एक 12 में और दूसरे यहां। बाकी और चीज इस कुंडली में कभी कमजोर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यहां तो स्वयं गुरु, सूर्य और मंगल जैसे प्रतापी और परम जो है वो पुण्यवादी ग्रह मालिक बन जाते हैं। सिंह लग्न की कुंडली के लिए शनि अच्छे नहीं होते, जो कि दुख के कारक है, और शुक्र अच्छे नहीं होते, जो कि भौतिकता के कारक होते हैं। तो बचा कौन? गुरु बचे, मंगल बचे और सूर्य बचे। ये तीनों व्यक्ति को पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं और सकारात्मक बनाने में मदद करते हैं। वो व्यक्ति के अंदर जो एक श्रेष्ठता होती है वो बहुत ही मजबूती से स्थापित करवाते हैं। तो ये बात तो आपके पास पहले से ही है। तो अगर यहां ये चीज आपके साथ जुड़ रही है, तो मैं नहीं समझता हूं कि व्यक्ति के लिए ये जरूरी है कि उसकी कुंडली में गुरु की दशा कैसी जाएगी, उसकी कुंडली में वो मर्सिडीज का मालिक होगा कि नहीं होगा, उसकी कुंडली में वो बड़ी फैक्ट्री का मालिक हो। कुंडली के आधारभूत स्तंभों को समझ लेंगे तो निस्संदेह आप बेहतरीन हो जाएंगे, और मैं वही समझाने का काम करता हूं। तो आपकी कुंडली में भाग्य का बल कमजोर है, इसका मतलब मैंने वो बात, राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, मंदिर का दर्शन, यहाँ पे गुरु बैठे हैं और ये आपकी कुंडली में मघा के बैठे हैं। अब इस कारण से व्यक्ति जो है वो कई बार एक तरफा हो जाता है, वो अपनी ऊर्जा को कई बार एक तरफ नहीं लगा पाता है, बहुत बहुत जगह उसका ध्यान भटक रहा होता है, कंफ्यूजन।
और कई बार उसको कम पैसों पर नौकरी करनी पड़ती है। गुरु की दशा में आपको कई बार जो है वो अपने आप को शोषित होने से बचाना होगा। आपका लाभ लिया जा सकता है और आपका दुरुपयोग किया जा सकता है। इस चीज पे आपको फंक्शन करना होगा, उस चीज पे आपको काम करना होगा। और दूसरे नंबर पे अभी तो आप राहु की दशा में, जो आपकी कुंडली के लिए कहीं से भी बहुत अच्छे नहीं बन रहा है, क्योंकि उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है और उस पर रेवती नक्षत्र का प्रभाव है, जो आपको अल्टीमेटली इतना ज्यादा विचारणीय बना देता है, इतना ज्यादा मंथन करने वाला बना देता है कि आप पूछो ही मत। मतलब ये मार मार के चिकना कर देता है, जिसपे बूंद ठहरती नहीं है, कमल के पत्ते की तरह, बिल्कुल कोमल, इतनी चिकनी, मतलब किसी भी दूसरे का प्रभाव ही नहीं है। तो ये बात है। कर्म क्षेत्र में आपकी कुंडली अच्छी बनी है, आप जो भी काम करेंगे उसमें मुझे नहीं लगता है कि कभी आप परेशान होंगे। और स्टेप आप नहीं लेते, आप स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। राहु की दशा है अभी अभी कम से कम ये 2030 के दिसंबर नवंबर तक चलेगी। तत्काल प्रभाव से लाजवर धारण करिए और गणेश जी के मंत्रों का जप करिए। मैं कुछ उपाय आपको भेजूंगा, वो आपको करना होगा। अब आपकी कुंडली में षडबल पे एक बार चर्चा कर लूं। आपकी कुंडली में लग्न जो बना है वो पूर्वा फाल्गुनी का बना है और शुक्र जो है वो 12 में बैठे हैं। अपने व्यक्तित्व का नियमन करना होगा। एक्सप्लेनेशन पे काम करने की आवश्यकता है, उसको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी ज्यादा हो सके खपत अपनी कम करिए। ऊर्जा का सही जगह पे खर्च करना जरूरी है। जितना सवाल पूछा जाए उतने ही शब्दों में उत्तर देने की आवश्यकता है, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है वो अल्टीमेटली उनका काम होता है बैलेंस कर देना। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, यही कारण है। वस्तुतः आपके पास धर्म की और आध्यात्मिक उन्नति का कोई प्रश्न ही नहीं है कि वो कैसा है, वो बहुत अच्छा है। और गुरु की दशा भी आपकी कुंडली में कभी भी खराब नहीं जाएगी, वो सबसे ज्यादा बेहतरीन है। मघा नक्षत्र में मित्र की राशि में, तात्कालिक मित्रता में मित्रवत, लग्न के अधिपति का 12 में जाना ये ठीक नहीं होता। धन भाव के अधिपति का लाभ में जाना भाग्यशाली योग, मंगल के साथ बैठ जाने से और भी ज्यादा अच्छी बात होगी। क्यों होगी? धन भाव के अधिपति का संबंध भाग्य भाव के अधिपति के साथ हुआ ना। अगर ये नीचा वेलासी नहीं होते तो और भी ज्यादा ये परिणाम हो सकता था। बुध के ठीक आगे सूर्य और शुक्र का बैठना ये वैशी योग का निर्माण करेगा और चंद्रमा के ठीक पीछे राहु जैसे ग्रह का बैठना, शनि के साथ उनकी युति, ये आपके मानसिक भ्रम को बढ़ाने वाली बन रही है। इस वजह से जब कभी भी व्यक्ति के ऊपर से शनि मंगल राहु केतु की दशा चलेगी, इसमें से आप मंगल को हटा दीजिए, शनि राहु केतु की दशा चलेगी, ठोंक ठोंक के जो है वो बना देते, मत पूछो क्या होता है ना ऐसे। तो ये बात जो है वो बनती है। तो चंद्रमा और शनि का प्रभाव ये होता है। और उसके बाद तृतीय भाव के अधिपति का 12 में जाना, खर्च ज्यादा करनी पड़े, हर बात हर ऊर्जा बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है। और कई बार माता के सुख से व्यक्ति जो है वो कमजोर हो जाता है या उनके स्वास्थ्य को कमजोरी मिल जाती है। वहीं चतुर्थ भाव के अधिपति का लाभ में जाना, ये कई बार मंगल की दशा में व्यक्ति का लाभ होता है और इसे महाभाग्यशाली योग कहा जाता है। जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करने में मंगल की दशा उसके लिए प्रामाणिकता से अपना प्रभाव दिखाती है। पंचम भाव के अधिपति का लग्न में जाना कृतज्ञता और शौर्य, ओजस्विता, ज्ञान संपन्न, व्यावहारिकता, तेजस्विता, ये सब आपकी कुंडली में देने वाले। और गुरु की दशा में संतान का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख, संतान को अच्छी उपलब्धि मिले, परिणाम अच्छे मिले, आपको क्रेडिट मिलने लगे, समाज में प्रतिष्ठा का लाभ मिलने लगे। वहीं छठे भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में नवम भाव में जाना, ये आपके एक तरीके से पैतृक संपत्ति का लाभ तो दे रहे हैं, पर वस्तुतः उनमें थोड़ी कमजोरी भी होगी, क्योंकि राहु का प्रभाव यहाँ है और यहाँ के अधिपति मंगल जैसे ग्रह के साथ जा रहे हैं। तो व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा कठोर हो जाए या कई बार वो बहुत ज्यादा अपने बारे में इतना ज्यादा सोचता रहता है कि अपने आप को सही तरीके से इनबिल्ट नहीं कर पाता है, किसी भी चीज में सटा नहीं पाता है, वो थोड़ा दूर दूर सा है। मतलब उसको अभी और भी काम करने की आवश्यकता है कि लोग मुझसे और भी ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी, कम्युनिकेशन पे काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि मंगल और बुध आपको क्रिएटिव बना रहे हैं, पर आपने उसका सही तरीके से लाभ कितना लिया है कि नहीं बात? मैं वैज्ञानिक तरीके से ये बात आपको समझाने का प्रयास करूं। तो सप्तम और छठे के अधिपति यहाँ पे मंगल और शनि का कोई संबंध नहीं बना है, पर शनि ने मंगल को देखा है। इस वजह से सरकार से जुड़ करके और सरकारी नौकरी या खुद का काम आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनता है। कर्म क्षेत्र में ये कुंडली कभी भी परेशान करने वाली नहीं है, क्योंकि संतुष्टि यहाँ पे मिल रही है। यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में परिवर्तन के साथ बैठे हैं, इस वजह से अपडेट करना होगा और जितना अपने आप को अपडेट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ है। गुरु की दशा में बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी और निश्चित रूप से उस पर आप भरोसा कर सकते हैं।
बस अब पूजा पाठ छोड़ना मत, कंफ्यूज मत करिएगा खुद को, क्योंकि सूर्य और शुक्र आपको कर सकते हैं। यहाँ पे शनि राहु केतु का प्रभाव नहीं है, इसके ठीक पीछे राहु का बैठना इस भाव के प्रभाव को कमजोर कर देगा। अष्टम भाव के अधिपति का लग्न में जाना प्रामाणिकता देता है, डीप थॉट एनालिसिस, डीप थॉट क्रिएशन होता है। ये सारी चीजें आपकी कुंडली में भरी पड़ी है। आप खोजिए, ढूंढिए, निकालिए, अनुभव गेन करिए और जितना ज्यादा हो सके उसका सही तरीके से इस्तेमाल करिए। आपकी कुंडली में बना हुआ है। राहु रेवती के बैठे, शुभ ग्रह का नक्षत्र, और इस कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं होते, हालांकि ठीक ठाक है, धन वगैरह के लिए परेशानी नहीं है। लाभेश लाभ में, लग्न में गुरु का बैठना, तो लाभ को भी बल मिलेगा, क्योंकि लाभ के कारक जो है वो केंद्र में अच्छे बैठे हैं और षडबल में बलवान भी होंगे, इस कारण से लाभ को भी बल मिलेगा। मतलब मैं यहाँ पे इनको कमजोर नहीं कर सकता। नवम भाव के अधिपति का लाभ में जाना, ये महाभाग्यशाली योग यहाँ भी बने, लक्ष्मीवान योग भी ये भी बन जाता है। चंद्रमा से तृतीयस्थ आपको पराक्रमी बना देता है। और दशम भाव के अधिपति का 12वें सूर्य के साथ, पिता के साथ संबंधों में मजबूती आवश्यक है। उनके साथ कभी भी अपने संबंधों को कमजोरी में मत रखिएगा, उनके ऊपर अपना देने का प्रयास करिएगा। और सर्वस्व देने की बात कर रहा हूं, छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एकादशवें भाव के अधिपति में लाभ की स्थिति बनेगी। नवमांश कुंडली में एकमात्र मंगल का केंद्र में आना, ये आपके दाम्पत्य के लाभ को थोड़ा कमजोर करने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति गुरु जो हैं वो जन्म कुंडली में भले देख रहे हैं तो उसका सुख आपको मिलता रहेगा। उनके पास नेचुरली वो बहुत अच्छी हो सकती हैं, पर कठोरता भी उनमें देखी जाएगी, बड़ बोलेपन की स्थिति भी उनमें देखी जाएगी, गंभीरता थोड़ी उग्रता में बदल जाती है। इस पे आपके पत्नी को काम करने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में मैंने बताया 3 तारीख अच्छी रहेगी। मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि के लोग आपके लिए अच्छे रहेंगे। बच के रहना है कर्क, कन्या, मकर, कुंभ और मीन वालों से। दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली के लिए दिशा, अगर धन कमाना चाहते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ बढ़िए। अगर भाग्य का लाभ तो आपकी कुंडली में वैसे भी है, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, मैं ये चीज नहीं कहूंगा, आपकी कुंडली इस मामले में ठीक है। प्रतिशत के आधार पर अगर बात करें तो सूर्य हमेशा अच्छे परिणाम करेंगे, चाहे कुछ भी रहे। चंद्रमा आपकी कुंडली में आधा परिणाम करेंगे, मंगल आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम करेंगे और हमेशा आपको देंगे, चाहे कुछ भी हो, धन हो, धान्य हो, भूमि हो, भवन हो, वाहन हो, सुख हो, समृद्धि हो, ऐश्वर्य हो, शांति हो, विलक्षणता का हो प्रभाव, या फिर किसी को दबाने का प्रभाव हो, या दुश्मनों से हो लड़ने की बात, तो आगे बढ़ जाएंगे आप। बुद्ध जो है वो कमजोर होंगे, इस कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं होते, आपको वो लालची बना देंगे और कई बार व्यक्ति को भ्रमात्मक स्थिति में डालने का काम करते हैं। हालांकि ये बात और भी ज्यादा बिगड़ सकती थी जब चंद्रमा और बुद्ध एक साथ नहीं बैठे होते, या अलग यही बुद्ध यहाँ आ जाते, तो ये बहुत ज्यादा खराब बात हो जाती, अच्छी नहीं होती फिर। तो बुद्ध के बाद गुरु अच्छे हैं, वो संपूर्ण है आपके पास, हमेशा उनकी दशाएं आपके लिए थोड़े बहुत तो प्रभाव रहते ही हैं कमजोरी का या उसका, लेकिन उसको किसी भी पापक ग्रह ने नहीं देखा है। ये आपकी कुंडली में गुरु के लिए सबसे अच्छी बात है। नवांश कुंडली में वो गुरु जो है वो यहाँ भी देखिए सूर्य के साथ बैठे हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हैं, यहाँ भी उस पर किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, इस वजह से गुरु की दशा अच्छी जाती है। आप इसमें अपना काम कर सकते हैं, अगर रिटायरमेंट है तो अपना खुद का कोई कारोबार जरूर ही स्थापित कर सकते हैं। अब ये काम करने के लिए आपको मुझसे बात करनी होगी। दूसरे नंबर पे अगर मैं कहूंगा तो इस कुंडली के आधार पर खाने पीने की सामग्री और इंटरनेट से जुड़ करके कोई भी काम किया जा सकता है, ये 2 चीजें। और शनि शुक्र जो है आपकी कुंडली में और राहु, ये तीनों अच्छे नहीं होते। इनकी दशाओं में आपको डिप्रेस फील नहीं करना चाहिए, अपने परिवार से अपने आप को दूर नहीं करना चाहिए, लोगों से इंटरेक्शन बढ़ानी चाहिए, लोगों को जोड़ करके साथ चलने की आवश्यकता है, अपने आप पे काम करने की आवश्यकता है, दुखी नहीं होने देना है। इमोर्टल जो वैल्यू है उसको समझने की आवश्यकता है, जो शाश्वत सत्य है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर की शक्ति है, उसको कैसे जो कपोल कल्पना दिमाग में बनती है उसको कैसे उसका सही तरीके से लाभ लेना है। क्योंकि कई बार हम होता है सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं कि ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, अवस्था बीतेगी तो ये होगा, पर कई बार व्यक्ति कर नहीं पाता है। ये अभी राहु की दशा है, अभी टफ टाइम से आप गुजर रहे हैं, इस वजह से मानसिक भ्रम, चेतना का स्तर कमजोर और सोचने और समझने की शक्ति कमजोर और कुंठित हो रही है, इस वजह से गणेश जी की पूजा बनती है। क्लियर है? आपने सवाल जो पूछे थे मुझसे, मैंने लगभग उसको बताने का प्रयास किया है, पर फिर भी आपकी कुंडली में मैं और भी चीजें देख लूं तो आपने पूछा है शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, ये सारी चीजें बताई मैंने। सभी सकारात्मक योग एवं नकारात्मक योग, उनका पहचान बताया मैंने, सकारात्मक बताया, निगेटिविटी बताई। 2029 से 47 तक बृहस्पति की दशा में मैंने बताया गुरु। क्या कोई भी राजयोग वाले समय प्राप्त हैं आपकी कुंडली में गुरु प्रभाव देंगे?
गुरु जो है वो जन्म कुंडली में पंचम भाव को देख रहे हैं, गुरु यहाँ देख रहे हैं, गुरु ने चंद्रमा को देखा है, चंद्रमा के पास बल है, लग्न से केंद्र में गुरु का बैठना, उस पर किसी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं, ये कई प्रकार के राज्यों का निर्माण करेगा। अगर एक एक ग्रह को इंडिपेंडेंटली समझ लेंगे तो दो ग्रहों की युति के बारे में आपको फंसना ही नहीं होगा। आप लगातार ये समझ जाएंगे कि ये ग्रह ऐसा है तो ऐसा परिणाम वो देगा, और बिल्कुल देता रहेगा। वो अंतर प्रत्यंतर में जब भी आएगा तो कौन से, तो सूर्य अच्छे, चंद्रमा सामान्य, मंगल मैंने बताया, बुध के बारे में सारी चीजें चर्चा करी। ये आपकी कुंडली है। कुछ पूछना होगा तो मुझे बेझिझक फोन कर सकते हैं। तब तक के लिए अब आपको गीता जी का श्लोक बता देता हूं। गीता जी के 10वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, आयुधों में वज्र मैं हूं, वज्र, गायों में कामधेनु मैं हूं, साक्षात कामदेव मैं ही उपस्थित होता हूं, काम के रूप में कामदेव मैं ही होता हूं, और सर्पों में बासुकी नाग मैं हूं। मतलब हर जगह तो वही है, जो सर्वश्रेष्ठ है वही है, और जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो ईश्वर के सहयोग से ही होता है। उसके अंदर या उसके ऊपर ईश्वरीय और दैवीय कृपा अवश्य होती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।